हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का 12th क्लास की केमिस्ट्री की क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर। आज हम पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो पर कमेंट करें। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो पर कमेंट करें। तो आज हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार। ये इस चैप्टर का 3rd लेक्चर है। 2 लेक्चर हम पहले पढ़ चुके हैं। तो क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार पढ़ेंगे हम पहले हमने पढ़ा था ठोसों के प्रकार, ध्यान हो तो आपको। और ठोस मैंने आपको 2 तरह के बताए थे, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि वास्तविक ठोस जो होते हैं वो तो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस तो आभासी ठोस हैं, झूठे ठोस हैं। क्लियर? मतलब वास्तविक ठोस कौन से हैं? क्रिस्टलीय ठोस। तो अब इस चैप्टर में हम क्रिस्टलीय ठोसों को ही आगे पढ़ेंगे क्योंकि वो ही वास्तविक ठोस हैं। अक्रिस्टलीय ठोस को हम यहीं छोड़ देते हैं क्योंकि वो तो झूठे ठोस है, दिखावटी ठोस हैं। हमको इस चैप्टर में ठोस पढ़ने हैं, ठोस अवस्था पढ़नी है। अब हम आगे पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोसों को। इसलिए मैं क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण कर रहा हूं। और क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के हैं दोस्तों? 2 प्रकार के। क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार, हम क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण कर रहे हैं। तो हम क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार पढ़ रहे हैं। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्लियर? तो क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार पढ़ रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, क्रिस्टलीय ठोस जो हैं ये 4 प्रकार के हैं। ठोस 2 प्रकार के थे, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। और क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। ठीक है? अच्छा, सिंपल याद रखें। आपको ये तो पता ही है क्रिस्टलीय ठोस होते कैसे हैं। इनमें अवयवी कण ढंग से व्यवस्थित होते हैं। अगर किसी में अवयवी कण किसी ठोस में ढंग से व्यवस्थित हैं तो वो ठोस कैसा है? क्रिस्टलीय ठोस। और क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के बता रहा हूं मैं? 4 प्रकार के। और जो ये वर्गीकरण किया जा रहा है ये किस आधार पर किया जा रहा है? अवयवी कणों के मध्य उपस्थित आकर्षण के बलों के आधार पर। मैं ऐसे कह सकता हूं, अवयवी कणों के मध्य उपस्थित आकर्षण के बलों के आधार पर जो क्रिस्टलीय ठोस हैं वो कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। आकर्षण बल आपको ध्यान होगा, अवयवी कणों के बीच में आकर्षण का बल होता है और एक प्रतिकर्षण का बल होता है। 2 बल बताए थे मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग में कि अवयवी कणों के मध्य एक तो आकर्षण का बल होता है और एक प्रतिकर्षण का। तो जो आकर्षण का बल है ना, उसके आधार पर हम क्रिस्टलीय ठोसों को 4 भागों में बांट रहे हैं। ये 4 प्रकार के हैं। क्लियर? पहला हम पढ़ेंगे आयनिक ठोस। एक एक बात को ढंग से समझते चलना। आयनिक ठोस, ठीक है। दूसरा हम पढ़ेंगे धात्विक ठोस। तीसरा पढ़ेंगे हम सहज संयोजक ठोस। और लास्ट में हम नंबर 4 पढ़ेंगे आणविक ठोस। मतलब मैंने ठोसों को 4 भागों में बांट दिया, क्रिस्टलीय ठोसों को। तो ठोस 4 प्रकार के हो गए, क्रिस्टलीय ठोस, आयनिक, धात्विक, सहज संयोजक और आणविक ठोस। ठीक है? एक बात कह देता हूं, ये जो टॉपिक है वेरी वेरी मोस्ट, ठीक है, इसमें से क्वेश्चन आने के चांस रहेंगे। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ढंग से पढ़ें। आज का टॉपिक हमें इसे भी पूरा टॉपिक यही चलेगा, ढंग से पढ़ें, इसमें से क्वेश्चन आते रहते हैं। और पेपर आप जब बुक के क्वेश्चन करोगे तो बुक में भी आपको इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है? तो 4 तरह के ठोस बताए मैंने, क्रिस्टलीय ठोस, आयनिक, धात्विक, सहज संयोजक और आणविक ठोस। अब होते क्या है?
देखो जो आयनिक ठोस होते हैं दोस्तों, इनमें अवयवी कण होते हैं धनायन व ऋणायन। मेरे शब्दों को सुनना, अवयवी कण, आपको पता ही है अवयवी कण मतलब जिन कणों से मिलकर के ठोस बना है। आयनिक ठोस में जो अवयवी कण है उसके अंदर देखेंगे तो उसके अंदर आपको मिलेंगे धनायन और ऋणायन। धनायन जानते हैं, जैसे मैंने लिखा Na, इस पर प्लस चार्ज है तो ये तो बन गया धनायन, धनावेशित कण धनायन और ऋणावेशित कण ऋणायन। कोई अवयवी कण है जिस पर प्लस चार्ज है तो वो धनायन बन जाएगा, माइनस चार्ज है तो वो ऋणायन बन जाएगा। तो नाम से लग रहा है आयनिक ठोस, आयन। तो आयनिक ठोसों के अंदर आपको अवयवी कण कौन मिलेंगे, धनायन व ऋणायन। जैसे मैं समझा रहा हूँ समझते चलना, मैं एक संग ले रहा हूँ चारों को जिससे आपस में तुलना भी हो सके और ये समझ में भी आ सके। धात्विक ठोस जो होते हैं इनमें धनायन होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों से घिरे होते हैं। समझ रहे हो, मतलब मैं डायग्राम से बताऊं, इनमें धनायन होंगे, ठीक है, और वो किससे घिरे होंगे, इलेक्ट्रॉनों से। दिख रहा है आपको, इस तरह से, सही है। मतलब ऐसे समझ लो जैसे इलेक्ट्रॉन रूपी समुद्र में धनायन है, इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारे, उसमें धनायन, सही है। समुद्र में मछलियाँ, तो मछलियाँ तो एक तरह से धनायन मान सकते हैं और समुद्र के पानी को क्या मान सकते हैं, इलेक्ट्रॉन। मतलब धनायन है और उनके आसपास इलेक्ट्रॉन। तो इनमें अपन कह सकते हैं अगर बेसिक कहें तो धनायन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, सही है। इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण होता है। तो आप समझ सकते हो कि धात्विक ठोसों में धनायन इलेक्ट्रॉनों से घिरे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आए हम सहसंयोजक। एक एक बात को याद रखना मेरी को, सहसंयोजक ठोस, इनमें होंगे परमाणु, इनमें अवयवी कण कौन होंगे, परमाणु। जैसे मैं सिंबल के रूप में समझाता हूं तो मैं सिंपल खाली Na लिखता हूं तो ये तो परमाणु हो गया। अभी समझ रहे हैं, खाली Na लिखा मैंने तो परमाणु हो गया, Na का, सोडियम का परमाणु हो गया। पर जैसे मैं इस पर प्लस लगा देता हूं तो ये धनायन बन जाएगा और इस पर माइनस लगा देता हूं तो ऋणायन, मतलब उदासीन परमाणु। समझ गए क्या मेरी बात। तो इसमें अवयवी कण, जब आप सहसंयोजक ठोस के अंदर देखोगे तो इसके अंदर आपको मिलेंगे परमाणु। धात्विक ठोस के अंदर देखोगे तो इसमें धनायन मिलेंगे और वो किससे घिरे होंगे, इलेक्ट्रॉनों से। आयनिक ठोस के अंदर आपको धनायन भी मिलेंगे और ऋणायन भी मिलेंगे। क्लियर, यहां तक कोई समस्या। अब आई आणविक ठोस। आणविक ठोस नाम से लग रहा है इसके अंदर अवयवी कण होंगे अणु। अणु आप जानते हो जैसे दो परमाणु हैं O और O, परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं, ये अणु हैं। क्लियर कर रहे हैं, ये तो कौन है, अणु, परमाणु आपस में मिलकर अणु बना रहे हैं। ये दोनों कौन है भाई, परमाणु है। क्लियर। और अगर मैं O पे माइनस लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा, ऋणायन, और O पे प्लस लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा, धनायन। चारों क्लियर है, सही है। ये ऋणायन हो गया, ये धनायन हो गया, कोई इस पर आवेश नहीं है तो ये परमाणु हो गया। और परमाणु आपस में जुड़ के क्या बना रहे हैं, अणु। तो देखो चारों में डिफरेंट है, चारों ठोसों में अंतर है, आप देखो तो सही है। आयनिक ठोस के अंदर आप देखोगे तो इसमें धनायन और ऋणायन मिलेंगे। क्लियर। धात्विक ठोस के अंदर देखोगे तो धनायन होंगे इसमें और इलेक्ट्रॉनों से घिरे होंगे। अगर आप सहसंयोजक ठोस देखोगे तो इनमें क्या होंगे, परमाणु, और अगर आप आणविक ठोस देखोगे तो इनके अंदर क्या होंगे, अणु। ठीक है, मैं ब्लैक बोर्ड पर आपके सामने बनाता हूं, आप मुझे कमेंट के रूप में आंसर देना कि ये मैंने कौन सा ठोस बनाया है। इन चारों में से आपको बताना है। क्लियर, कि ये मैंने आपके सामने आयनिक ठोस बनाया है कि धात्विक बनाया है या आणविक बनाया है या सहसंयोजक बनाया है, आपको कमेंट के रूप में लिखना है। ठीक है ना। चलो मैं एक बनाता हूं, ढंग से देखना। ये मान लो कोई ठोस है, ढंग से देखो, ये कोई ठोस बनाया मैंने। अब आपको ये तो दिख रहा होगा ये क्रिस्टलीय ठोस है, क्योंकि अवयवी कण ढंग से व्यवस्थित हैं ना, दिख रहेगा ढंग से है ना, एक के ऊपर एक। ये कोई ठोस है। अब इसमें मैं आपसे पूछता हूं ये कैसा ठोस है, मुझे पहले आप आंसर दो फिर बात करेंगे। कैसा है, आणविक ठोस, क्योंकि इसमें अवयवी कण आप देख सकते हो, अणु है, CO2 अणु।
अणु तो है ये। अब मैंने एक दूसरा बनाया, ढंग से देखना, मैंने बनाया पहचानना, समझ गए क्या? बताओ ये कौन सा ठोस बनाया है? धात्विक ठोस। इसमें अवयवी कण धनायन है और किससे घिरे हुए हैं? इलेक्ट्रॉनों से। और मैं ऐसे बनाता तो, अब बताओगे मुझे? है आयनिक ठोस। इसमें अवयवी कण धनायन है और ऋणायन है, सही है। और मैं ऐसे बनाता तो, बताओ ये क्या बना रहा हूं मैं? अवयवी कण कौन है इसमें? परमाणु। तो आप अवयवी कणों को देख करके उसके अंदर जो भी कण है, कोई भी आपके पास क्रिस्टलीय ठोस है, उसके अंदर अवयवी कणों को देख करके ही आप पहचान सकते हो कि वो किस प्रकार का क्रिस्टलीय ठोस है। यहाँ तक क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। ये क्लियर है? चलो देखो आगे। अब मैं बात करता हूँ, आपको ध्यान होगा मैंने कहा था ये वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है। ये वर्गीकरण किया गया है अवयवी कणों के मध्य उपस्थित आकर्षण के बलों के आधार पर, सही है। अब आकर्षण के बल देखें, अवयवी कण तो हमको पता लग गया कि किस प्रकार के क्रिस्टलीय ठोस में किस प्रकार के अवयवी कण हैं, ये तो हमें पता लग गया। अब इनके बीच देखते हैं आकर्षण बल। देखो आयनिक ठोस में अवयवी कण होंगे धनायन और ऋणायन, क्लियर। धनायन और ऋणायन होंगे तो इनके बीच में मुझे बताओगे कोई कमेंट करके कि कौन सा आकर्षण का बल होगा? बताओ। आपने पढ़ा होगा कि धनायन और ऋणायन 11th क्लास, धनायन और ऋणायन के बीच में जो बंध बनता है उसको आयनिक बंध कहते हैं। एक परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाए, दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाए, तो धनायन और ऋणायन के बीच में कौन सा बंध बनता है? आयनिक बंध। जानते होंगे 11th क्लास की बात है, फिर भी समझ सकते हो। धनायन और ऋणायन ये धनावेशित कण है और ये ऋणावेशित कण है। दोनों के बीच में एक आकर्षण का बल होगा क्योंकि दोनों विपरीत आवेशित हैं। और जिस आकर्षण के बल को हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलते हैं आयनिक बंध, फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं इसको स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। केमिस्ट्री में तो आयनिक बंध बोल रहे हैं, फिजिक्स क्या कहती है? दो विपरीत आवेशित कणों के मध्य लगता है स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। वो बोल रहा है स्थिर वैद्युत आकर्षण बल और हम इसको क्या बोल रहे हैं? आयनिक। हम तो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो धनायन और ऋणायन के बीच में मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ तो मैं आयनिक बंध बोलूँगा। आप किसी फिजिक्स वाले से पूछते तो वो कहता ये धनावेशित है, ये ऋणावेशित है, इनके बीच में बल लग रहा है स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। क्लियर? तो आप लिख तो दोनों ही सकते हो, कोई गलत नहीं है। कोई आपसे पूछे कि आयनिक ठोस के अंदर स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होते हैं, आप कहोगे बिल्कुल होते हैं। और कोई कहे आयनिक ठोस के अंदर आयनिक बंध होते हैं, तो भी बिल्कुल सही बात है। तो मेरी बात समझ गए होंगे, इनमें कौन से बंध होते हैं? आयनिक बंध। अब बंधों की बात चल रही है ना, आकर्षण के बंध, आकर्षण बलों के आधार पर वर्गीकरण किया गया है ये। तो इसमें अवयवी कणों के मध्य जो आकर्षण का बल है उसको बोलते हैं आयनिक बंध। क्लियर? अब आए इनमें धात्विक ठोस, इनमें धनायन है और इलेक्ट्रॉनों से घिरे हुए हैं। ध्यान आ गया? तो यहाँ पर जो आकर्षण का बंध होगा उसको अपन कहेंगे धनायन इलेक्ट्रॉन के संग जो ये आकर्षण का बंध बना रहा है, इस आकर्षण के बंध को हम कहेंगे, सोचो इतने मुझे बताना फिर। हाँ सोच लिया? धनायन और इलेक्ट्रॉन के बीच में ये जो आकर्षण के बंध होंगे इनको बोलते हैं धात्विक बंध। सही है? ये धातु के अंदर मिलते हैं। धातु के अंदर धनायन इलेक्ट्रॉन, आपने पढ़ा होगा धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है। और ये धनायनों के संग, अरे ये धनावेशित है, ये ऋणावेशित है यार इलेक्ट्रॉन। धनायन धनावेशित है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है, तो यहाँ पर कौन से बंध मिलेंगे? धात्विक बंध। धात्विक बंध भी फिजिक्स की लैंग्वेज में तो स्थिर वैद्युत आकर्षण वाली ही है, क्योंकि ये धनावेशित कण है और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है। तो फिजिक्स क्या कह रही है कि ये कौन सा बल बन रहा है बीच में? स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। पर केमिस्ट्री की लैंग्वेज में चेंज हो गया। केमिस्ट्री कहती है धनायन और ऋणायन के बीच में आयनिक बंध और धनायन और इलेक्ट्रॉन के बीच में धात्विक बंध। और फिजिक्स के अनुसार
चाहे धनायन और ऋणायन हो, चाहे धनायन और इलेक्ट्रॉन हो, दोनों विपरीत आवेशित कण हैं। फिजिक्स के अनुसार कौन सा बल है यहाँ पर? स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। तो यहाँ आप याद रखें, इनमें कौन से बंध होंगे? धात्विक बंध होंगे। क्लियर? अच्छा, सहसंयोजक ठोस, इनमें अवयवी कण कौन होते हैं? परमाणु। क्लियर? और परमाणु आपस में सहसंयोजक बंधों से जुड़े होते हैं। आपने कभी हीरे के बारे में सुना होगा, और आप कहते हैं हीरे में एक कार्बन परमाणु 4 कार्बन परमाणुओं से सहसंयोजक बंधों से जुड़ा होता है। ऐसे पढ़ा होगा ना आपने। तो इसमें देखो, मैं एक ठोस बना रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा, समझने की कोशिश करो। इसमें एक कार्बन अवयवी कण परमाणु है और वे परमाणु आपस में सहसंयोजक बंधों से जुड़े हुए हैं। तो इनमें अवयवी कण परमाणु होंगे और आपस में क्या बना करके जुड़े होंगे? सहसंयोजक बंध। तो इनमें अवयवी कणों के मध्य में कौन सा बंध मिलेगा आपको? सहसंयोजक बंध। देखो, बंधों में डिफरेंट है। और ये वर्गीकरण ध्यान करो, मैंने कहा था किसके आधारों पर किया गया है? बंधों के आधार पर। और इन चारों प्रकार के ठोसों में बंध अलग अलग है। अवयवी कणों के मध्य उपस्थित आकर्षण के बलों के आधार पर तो वर्गीकरण है ये। अच्छा, तो ये भी क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट बढ़े आगे। आणविक ठोस, इनमें अवयवी कण होते हैं अणु। और आपको बताया होगा कभी मैंने, अणुओं के बीच में या तो मिलते हैं वान डेर वाल बंध। अणुओं के बीच में कौन से बंध मिलते हैं? वान डेर वाल बंध। याद आए कभी मैंने सहसंयोजक यौगिक पढ़ाया था 11th में, उसका आता है उसमें, उनमें अवयवी कण अणु होते हैं और आपस में भी वान डेर वाल बंधों से जुड़े होते हैं। ध्यान हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं। अणु जो होते हैं इनके बीच में वान डेर वाल बंध होंगे। सही है? जैसे ये HCl अणु है और ये भी HCl अणु है। आप देखो, इस ठोस में अवयवी कण अणु है, अणु ही है ना। और अणुओं के बीच में कौन से बंध होंगे? यहाँ आकर्षण के बंध होंगे, जिनको बोलते हैं वान डेर वाल बंध। वान डेर वाल बंध बहुत ही दुर्बल बंध हैं। ये तीनों बंध तो प्रबल बंध हैं। सही है? वान डेर वाल बंध होते हैं दुर्बल बंध। तो इसमें याद रखें, अवयवी कणों के मध्य अवयवी कण अणु होते हैं और इनके मध्य में बंध मिलेंगे वान डेर वाल बंध। अणुओं के बीच में जो बंध बनते हैं वो वान डेर वाल बंध बनते हैं। क्लियर? तो इनमें वान डेर वाल बंध मिलेंगे। ठीक है? और आगे तो यहाँ पर कौन सा बंध होगा? वान डेर वाल बंध। ठीक है? अच्छा, वान डेर वाल बंध के अतिरिक्त एक बंध और हो सकता है, हाइड्रोजन बंध। मैंने शॉर्ट में लिखा है। हाइड्रोजन बंध भी अणुओं के मध्य बनता है। आगे बताऊंगा, मैं इसको समझाऊंगा। ठीक है? तो देखो, अणुओं के बीच में वान डेर वाल बंध भी हो सकता है और अणुओं के बीच में कौन सा बंध भी हो सकता है? हाइड्रोजन बंध। इनमें क्लियर कर लो, आणविक ठोसों में अवयवी कण अणु होंगे और अणुओं के बीच में या तो वान डेर वाल बंध हो सकता है या हाइड्रोजन बंध भी हो सकता है। चारों में बंधों में अंतर है। आयनिक ठोस, अवयवी कण धनायन और ऋणायन, बीच में बंध आयनिक बंध। धात्विक ठोस, धनायन इलेक्ट्रॉनों से घिरे हुए, इनके बीच में बंध धात्विक बंध। सहसंयोजक ठोस, अवयवी कण परमाणु, इनके बीच में सहसंयोजक बंध। क्लियर? और आणविक ठोस में अणु, और अणुओं के बीच में दो तरह के बंध मिलते हैं, दिमाग में बैठ लेना। अणुओं के बीच में वान डेर वाल बंध भी हो सकते हैं और अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बंध भी हो सकते हैं। तो चारों में बंधों में अंतर है। ठीक है? अच्छा, अब मैं नेक्स्ट बात आपसे पूछता हूं, चालकता मतलब कौन सा, ये 4 तरह के ठोस हैं, इनमें आपको ये बताना है कि कौन सा विद्युत का चालक है, कौन सा विद्युत का चालक नहीं है। विद्युत का चालक जानते हो, जैसे कोई ठोस है जिसमें से विद्युत धारा का प्रवाह हो जाए तो हम कहेंगे वो विद्युत का चालक है, और किसी ठोस में से विद्युत का प्रवाह नहीं हो तो हम कहेंगे वो विद्युत का चालक नहीं है। क्लियर? तो अब बात आई साहब, हमें कैसा पता लगेगा कि किसमें से विद्युत का प्रवाह हो जाएगा और किसमें से विद्युत का प्रवाह नहीं होगा, अर्थात कौन सा ठोस चालक है, कौन सा ठोस चालक नहीं है। सही है?
अच्छा, तो एक बात फिर करता हूँ, वैसे तो मैंने बताई है पहले, पर आपको फिर बताता हूँ। अगर किसी पदार्थ में, किसी ठोस में, या कोई पदार्थ है उसमें, यदि किसी ठोस में, किसी पदार्थ में, यदि किसी पदार्थ में, दोबारा सुन लो मेरी बात, यदि किसी पदार्थ में या तो गतिशील आयन है, गतिशील आयन, आयन जानते हो, धनायन और ऋणायन, ये गतिशील हैं। कोई पदार्थ में गतिशील आयन है, मतलब गति कर रहे हों, ठीक है, वो पदार्थ विद्युत का चालक होगा। तो मैं ये तो बोल रहा हूँ कौन विद्युत का चालक होगा। तो एक बात तो ये आई, आप दिमाग में हमेशा याद रखें कंसेप्टों को, कि जिस भी पदार्थ में गतिशील आयन हो, ऐसे आयन हो जो गति कर रहे हों, वो विद्युत का चालक होगा, ठीक। या किसी पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन हो, ध्यान हो तो मेरी बात, मुक्त, मुक्त मतलब आजाद इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, किसी भी पदार्थ में फ्री इलेक्ट्रॉन हो, मुक्त इलेक्ट्रॉन हो, वो विद्युत का क्या होगा, चालक। सही है। लड़के कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब, जैसे कोई परमाणु है, ढंग से सुनो ना, इस परमाणु में ये नाभिक है, नाभिक में आपको पता ही है प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। कोई परमाणु है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और नाभिक के बाहर ये कक्षा है, कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब मैं कहूँ यहाँ मुक्त इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं है। अगर ये इलेक्ट्रॉन इस परमाणु से बाहर निकल आए तो ये बन जाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो हर चीज़ में है, मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब परमाणु से बाहर निकल गया, ऐसा इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन अंदर तक अंदर है, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो परमाणु के अंदर है, वो फ्री नहीं है, आज़ाद नहीं है वो। पर अगर इलेक्ट्रॉन परमाणु से बाहर निकल गया तो वो क्या बन जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन जो बिल्कुल आज़ाद हो। तो अगर किसी भी पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो पदार्थ भी विद्युत का चालक होगा। तो दो कंडीशन आपको अप्लाई करनी है। कोई पदार्थ आपको देखना है कि वो विद्युत का चालक है या नहीं, तो उस पदार्थ में आपको पहले देखना है गतिशील आयन है या नहीं है। अगर पदार्थ में गतिशील आयन होए तो वो विद्युत का चालक होगा। फिर दूसरी बात देखनी है मुक्त इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। पदार्थ में अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन हुए तो भी वो पदार्थ विद्युत का क्या होगा, चालक। अब इस कंसेप्ट को अप्लाई करो चारों ठोसों पर। सबसे पहले मैंने पूछा आयनिक ठोस, अब मैंने कहा बताओ ये विद्युत के चालक हैं या नहीं, कमेंट करो, बताओ विद्युत के चालक हैं या नहीं, जल्दी करो, मैं वेट कर रहा हूं कमेंट के लिए। हाँ, आयनिक ठोस कुछ लड़कों का आंसर आया, विद्युत का चालक है क्योंकि इनमें अवयवी कण धनायन व ऋणायन, मतलब इनमें धनायन व ऋणायन है। पर ये धनायन और ऋणायन मैंने कहा था कोई पदार्थ विद्युत का चालक तब होगा जब उसमें गतिशील आयन हो। इसमें धनायन व ऋणायन तो हैं पर वो गतिशील थोड़ी हैं। क्यों? क्योंकि ये ठोस हैं। ये पदार्थ क्या है, ठोस। और हम पढ़ते आए हैं कि ठोस में अवयवी कण गति नहीं करते हैं, ध्यान है क्या। तो इसमें अवयवी कण धनायन और ऋणायन तो हैं पर वो गति थोड़ी करेंगे। तो गतिशील धनायन व ऋणायन नहीं है, आयन तो हैं पर गतिशील नहीं है, अतः ये विद्युत का चालक नहीं होगा। को चालक होगा, क्लियर। अच्छा, अगले पाए यही कंसेप्ट फिर धात्विक ठोस पे लगाया हमने। धात्विक ठोस के अंदर धनायन है, ध्यान है क्या, और किससे घिरे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन जो हैं, ये समझ गए मेरी बात, ये इलेक्ट्रॉन जो दिख रहे हैं ये इनसे बाहर निकले, ये कोई जमाने में नू समझ लो परमाणु थे, ढंग से सोचना, सोडियम परमाणु है, इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, ये तो धनायन में कन्वर्ट हो गया। परमाणु में तो इलेक्ट्रॉन निकल गया तो वो तो धनायन में कन्वर्ट हो गया। तो आप एक तरह से समझो ये इलेक्ट्रॉन मुक्त हैं, ये आए तो इन्हीं से ही हैं। ये परमाणु थे और उनमें से निकल करके आए हैं। ये परमाणु तो धनायन में कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन निकलते ही। तो इनमें ये इलेक्ट्रॉन जो है ये कैसे इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, आजाद है, ये परमाणु से बाहर निकले हुए हैं।
तो इनमें आप समझ सकते हो ये विद्युत के क्या होंगे, चालक। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ये विद्युत। अच्छा, लड़का कहता है, फिर सोचता है ये साहब आयनिक ठोस में धनायन व ऋणायन है, मैंने कि बिल्कुल सही। ये गतिशील नहीं है, मैंने कि बिल्कुल सही। ठोस है, ठोस में अवयवी कण गति नहीं करते, तो इसमें गतिशील आयन नहीं है, इस वजह से ये चालक नहीं है, मैंने बिल्कुल सही। फिर लड़के के दिमाग में आया, साहब अगर आयनिक ठोस को पिघला दूं तो, मैंने पिघला दे मतलब निसाब भाई गर्म करें हम तो, मैंने फिर गर्म करेंगे आयनिक ठोस पिघल जाएगा, मैंने पिघल जाएगा। अब बताओ विद्युत का चालक होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि जैसे आयनिक ठोस को पिघलाओगे आप दोस्तों तो वो चला जाएगा द्रव अवस्था में, चला जाएगा। और द्रव अवस्था में अवयवी कण कैसे हो जाएंगे? गतिशील। मतलब इसमें धनायन और ऋणायन गतिशील हो जाएंगे आयनिक ठोस के। जैसे वो द्रव अवस्था में जाएगा, धनायन और ऋणायन गतिशील होते ही वो विद्युत का क्या हो जाएगा? चालक। कोई आपसे पूछे आयनिक ठोस विद्युत के चालक है? नहीं। पर कहे आयनिक ठोस पिघली हुई अवस्था में विद्युत का चालक है, क्योंकि पिघली हुई अवस्था में आ जाएंगे उसमें गतिशील आयन। क्लियर? तो दो तरह से क्वेश्चन कर लेता है और लड़का कंफ्यूज रहता है। वो कहता रहता है आयनिक ठोस विद्युत के चालक हैं, तो नहीं है। गतिशील पिघली हुई अवस्था में, द्रव अवस्था में आयनिक ठोस विद्युत के चालक हैं। कारण गतिशील आयन। सही है का? पिघली हुई अवस्था में गतिशील आयन विद्युत के चालक हैं। क्लियर मेरी बात? आगे बढ़े अपन। सहसंयोजक ठोस अवयवी कण परमाणु है, सही है। और परमाणु आपस में कौन सा बंध बना रहे हैं? सहसंयोजक बंध। परमाणु आपस में सहसंयोजक बंध बना के जुड़ रहे हैं। इनमें ना कोई गतिशील आयन होंगे, ना कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। इनके इलेक्ट्रॉन तो बंध बना रहे हैं ना, ये सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध कैसे बनता है याद दिलाते हैं, छोटी छोटी बातों को समझो। दो परमाणु हैं, सही है, और दोनों के ऐसे कक्षक जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, वे कक्षक आपस में जुड़ जाएं। 11th बात, कक्षक आपस में जुड़ गए। दो परमाणु है, मेरे हाथ को परमाणु समझो। परमाणु के ऐसे कक्षक जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये कक्षक है उंगलियां, वे कक्षक आपस में जुड़ जाएं तो कौन सा बंध बन जाएगा? सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉन है, पर ये मुक्त थोड़ी है, आजाद थोड़ी है। तो इनमें ना तो गतिशील आयन है, आयन तो वो कहीं दिखी ना रहो, और ना ही इनमें कौन है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो ये भी विद्युत के चालक नहीं होंगे। उसके दिमाग में कोई क्वेश्चन आ सकता है तो वो पूछ लेना। हाँ भाई, वान डर वाल बंध के बारे में, मतलब आणविक ठोस, इनमें अवयवी कण अणु, अवयवी कण अणु, जैसे अवयवी कण अणु, समझ गए क्या? अच्छा, आयन तो है ही ना यार, अवयवी कण अणु है तो कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन भी ना है, समझ गए? तो ये भी विद्युत का चालक नहीं होगा। सिंपल ही याद रखें, क्या याद रखें? सिंपल ही कि चार तरह के क्रिस्टलीय ठोसों में केवल धात्विक ठोस ही विद्युत के क्या होते हैं? चालक। अन्य किसी भी प्रकार के ठोस विद्युत के चालक नहीं होते। फिर बात आई साहब, अब बताओ एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल बताने से पहले चलो एग्जाम्पल भी बताते हैं। देखो इधर, मैं इन तीनों के एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इसके एग्जाम्पल बाद में बताऊंगा। क्यों बताऊंगा वो समझ में आएगा आपको। सबसे पहले आयनिक ठोस के एग्जाम्पलों की बात करें। ठीक है, आयनिक ठोस जो होते हैं इनके एग्जाम्पल देखें तो इसके एग्जाम्पल होंगे सभी लवण, इसके एग्जाम्पल होंगे सभी लवण, क्लियर? जितने भी लवण हो सभी आयनिक ठोस होंगे। आपको बताया हुआ 11th में जो लवण होते हैं उनके अंदर अवयवी कण धनायन व ऋणायन होते हैं, जैसे NaCl है, Na+ और Cl-। तो जितने भी लवण हैं वो सभी आयनिक ठोस होंगे। कोई भी लवण, जैसे मैंने लिखा NaCl, कोई भी लवण लिखूं मैं KCl, लवण है ना, लवण जानते हैं ना, लास्ट क्लास में भी बताया था। अम्ल और क्षार जब क्रिया करते हैं तो क्या बनता है? लवण। NaCl, KCl, बहुत सारे लिख सकता हूं मैं, आप समझ गए होंगे। मैंने लिखा NH4 का होल ट्वाइस SO4। अब मैं पूछूं ये कौन है, तो कई लड़के तो पहचान जाते हैं ये लवण है,
और कई लोग हमेशा भी लवण कैसे है, तो मैंने कि अब देख इधर मैंने लिया क्षार NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्षार है OH माइनस त्यागता है, क्लियर। और इसकी अभिक्रिया अम्ल H2SO4 से कराई, तो देख अम्ल और क्षार की अभिक्रिया हो रही है, कोई शक है। अम्ल H2SO4 है, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, इसमें से 2 H निकले, इसमें से 2 OH निकले, तो NH4 का होल ट्वाइस SO4 बचेगा। तो एक लवण ही तो है ये अमोनियम सल्फेट, सही है। लवण कोई सा भी हो, सभी लवण विद्युत के क्या होंगे, चालक होंगे। सभी लवण जो होंगे वो आयनिक ठोस होंगे, क्लियर। सभी लवण, ध्यान रखना क्वेश्चन पेपर में बनता है कैसे, बात को मेरे को ढंग से सुनना, मैंने वेरी वेरी मोस्ट लिखा है इस पर। क्वेश्चन पेपर में कैसे बनता है, आपके सामने क्या करता है वो, कई सारे ठोस दे देगा, जैसे NaCl दे दिया, ऐसे ठोस दे देगा कई सारे, और फिर कहेगा कि अब इनमें से छांटिए कौन सा ठोस किस प्रकार का क्रिस्टलीय ठोस है। आपको उसमें से छांटना है कि कौन सा आयनिक ठोस है, कौन सा धात्विक ठोस है। तो इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। आपको शानदार क्वेश्चन बन रहा है, कई सारे ठोस दे देगा और उनमें से छांटो अब कि कौन सा आयनिक ठोस है, कौन सा धात्विक है, कौन सा परमाणु है। तो उसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये टॉपिक पूरे ढंग से क्लियर होना चाहिए। आपको कोई लवण दिख जाए बिना सोचे आप कह दो वो कौन सा ठोस है, आयनिक ठोस है, क्योंकि इसके अंदर अवयवी कण होंगे धनायन व ऋणायन, सही है। धातुओं के ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड का मतलब समझ गए, जैसे मैंने लिखा ZnO, जिंक धातु और ऑक्सीजन के साथ यौगिक, किसी धातु का ऑक्सीजन के साथ यौगिक धातु ऑक्साइड होगा, सही है का। कोई भी आपके सामने धातु ऑक्साइड लिख दे, ZnO, FeO, Cu2O, समझ रहे मेरी बात है। कोई भी धातु का ऑक्सीजन के साथ यौगिक धातु ऑक्साइड कहलाएगा। और जितने भी धातु ऑक्साइड होते हैं ये भी आयनिक ठोस होते हैं। इनमें अवयवी कण होंगे धनायन और ऋणायन। जैसे ZnO है, इसके अंदर अवयवी कण होंगे Zn+2 O-2, समझ गए। Fe+2 O-2, Cu+1 O-2, धनायन व ऋणायन, क्लियर। तो धातु ऑक्साइड भी सामान्यतया क्या होंगे, ये भी आयनिक ठोस ही होंगे, सभी लवण। कोई भी धातु ऑक्साइड धातु का ऑक्सीजन के साथ यौगिक, आप जानते होंगे जिंक धातु है, आयरन धातु है, कॉपर धातु, ये सब डी ब्लॉक के तत्व हैं और डी ब्लॉक में सब धातु हैं। तो किसी भी धातु का आपको ऑक्सीजन के साथ यौगिक दिखे, धातु ऑक्साइड दिखे, वो भी एक आयनिक ठोस ही होगा, क्लियर, क्लियर है। अच्छा आगे आ जाते हैं। धात्विक ठोस, इनमें अवयवी कण कौन बताए मैंने, धनायन और किससे घिरे हुए, इलेक्ट्रॉनों से घिरे हुए। इनमें धनायन व इलेक्ट्रॉन के बीच में धात्विक बंध आपके क्लियर है। विद्युत के चालक होंगे किनकी वजह से, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से, क्लियर यहाँ तक। अब आए इसके उदाहरण, नाम से लग रहा है धात्विक ठोसों के उदाहरण है धातु, इसके उदाहरण हो गए सभी धातु। कोई भी धातु आ जा, सब धातु इसके एग्जाम्पल होंगी। कोई भी धातु आ जा, एल्यूमिनियम धातु है, कौन से ब्लॉक की बताओ कमेंट में, कौन से ब्लॉक की, S ब्लॉक की, P ब्लॉक की, D ब्लॉक की, F ब्लॉक की, सोच लो सोच लो, P ब्लॉक की है। बोरोन के नीचे आती है 13वें वर्ग में। बैंगन, आलू, गाजर, आगो क्या याद, एल्यूमिनियम, अरे वैसे दुनिया जाने एल्यूमिनियम धातु है यार। अब मैंने पूछ ली कौन से ब्लॉक की तो अटक गो है। कोई भी धातु आ जा, सभी धातु, सोडियम चल जाएगी ना, है कौन से ब्लॉक की धातु है, S ब्लॉक की। कौन से वर्ग में है, प्रथम वर्ग में। हलीना की रब से फरियाद, HLINA प्रथम वर्ग में क्षार धातु है। तो कोई भी धातु आ जा, मैं तो सबकी कह रहा हूँ, कहीं से कैसी भी धातु आ जा, सभी धातु धात्विक ठोस हैं। इनमें धनायन होते हैं, इलेक्ट्रॉनों से घिरे होते हैं, ये विद्युत की चालक होती हैं। सब धातु विद्युत की चालक हुए, सही है का। अच्छा
सहसंयोजक ठोस। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एक तो हीरा हो ही गया, ये तो मैंने आपको बताया था समझाते समय। हीरे में कार्बन परमाणु होते हैं बहुत सारे, आपस में सहसंयोजक बंधों से जुड़े होते हैं। इनमें परमाणु होंगे, सहसंयोजक बंधों से जुड़े होंगे। हीरा तो फिर ग्रेफाइट भी चला जाएगा। ग्रेफाइट और हीरा ये दोनों कार्बन के अपर रूप हैं। क्या है? अपर रूप। बात है साहब, अपर रूप क्या होता है? वे पदार्थ जो एक जैसे परमाणुओं से बने हों। जैसे हीरा और ग्रेफाइट दोनों बने तो कार्बन परमाणुओं से, पर गुणों में अंतर हों। गुण क्या हों? अलग अलग। ऐसे पदार्थों को हम बोलते हैं अपर रूप। हीरा और ग्रेफाइट दोनों कार्बन परमाणु से बने हैं, दोनों में कार्बन परमाणु भरे पड़े हैं, पर दोनों के गुणों में अंतर है। हीरा हीरा ही है, ग्रेफाइट ग्रेफाइट ही है भाई। तो आप समझ गए होंगे ये दोनों अपर रूप हैं। किसके अपर रूप हैं? कार्बन के, क्योंकि ये कार्बन से बने हैं। हीरा ग्रेफाइट, ग्रेफाइट में भी कार्बन परमाणु होते हैं, आपस में सहसंयोजक बंधों से जुड़े होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मैंने लिखा बोरोन नाइट्राइड Bn, ये भी एक सहसंयोजक ठोस है। इसमें दो तरह के परमाणु हैं, बोरोन और नाइट्रोजन। सही है, दो तरह के हैं तो बहुत संख्या में। बोरोन है बहुत सारे नाइट्रोजन है, और आपस में ये किससे जुड़े हुए हैं? सहसंयोजक बंधों से। आप एग्जाम्पल याद रखना जो मैं आपको बता रहा हूँ। बोरोन नाइट्राइड एक सहसंयोजक यौगिक है, सहसंयोजक ठोस है। इसके अंदर बोरोन और नाइट्रोजन परमाणु होते हैं, आपस में सहसंयोजक बंधों से जुड़े होते हैं। सही है। सिलिकॉन कार्बाइड, इसके अंदर सिलिकॉन और कार्बन परमाणु होंगे और आपस में सहसंयोजक बंधों से जुड़े होंगे। फॉर्मूला ऐसे लिखा है इसका, SiC, सिलिकॉन कार्बाइड। SiC का मतलब समझ गए, जैसे इसमें 50 सिलिकॉन है तो 50 कार्बन है। अगर ऐसा होता 50 सिलिकॉन और कार्बन होते दुगने 100, तो फॉर्मूला हो जाता SiC2। समझ गए का? इसमें जैसे बोरोन नाइट्राइड है तो इसमें समझ जाओ Bn फॉर्मूला क्यों है। अगर इसके अंदर 50 बोरोन है तो नाइट्रोजन भी कितने हैं? 50 ही हैं। क्लियर? तो सिलिकॉन कार्बाइड नुमा समझियो, या में एक सिलिकॉन और एक कार्बन है, गलत बात। कई सारे सिलिकॉन है और कई सारे कार्बन है, पर संख्या में बराबर है। क्लियर? अच्छा, और बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकता हूँ यार मैं ऐसे। एल्यूमिनियम नाइट्राइड है, एल्यूमिनियम और नाइट्रोजन परमाणु हैं इसके अंतर्गत और आपस में सहसंयोजक बंधों से जुड़े हुए हैं। सिलिका मिट्टी सुनी होगी तुमने, हाँ सुनी हैं? उनका खूब सुनी का साथ देखिए। सिलिकॉन और ऑक्सीजन परमाणु, फॉर्मूला देख लो। सिलिकॉन से ऑक्सीजन परमाणु दुगने हैं, आपस में सहसंयोजक बंधों से जुड़े हुए हैं। सिलिका। अच्छा, एक क्वार्ट्ज देख लो भाई, या क्वार्ट्ज देख के नहीं चक्कर खा जाए गले में। क्वार्ट्ज का है, पेपर में इनमें से आते हैं जो मैं लिख रहा हूँ, और बॉटम लड़का सोचा करे यार ये क्वार्ट्ज कौन सा ठोस है। वो क्वार्ट्ज में भी सिलिकॉन और ऑक्सीजन परमाणु होते हैं, और ये भी आपस में किससे जुड़े होते हैं? सहसंयोजक बंधों से। सिलिका में भी, मिट्टी में भी, और क्वार्ट्ज में भी। क्वार्ट्ज जो होता है, ढंग से सुनना मेरे शब्दों को, क्वार्ट्ज जो होता है ये भी सिलिकॉन और ऑक्सीजन परमाणुओं से बना होता है। सही है का? काहे से बने हुए? सिलिकॉन और ऑक्सीजन परमाणुओं से। ठीक है। और तो मैं काई चर्चा करूं ज़्यादा। आणविक ठोस अणु वैन डर वाल बंध, इसकी तो मैंने अभी आपसे कहा है कि इसकी तो हम बाद में चर्चा करेंगे। सही है। अच्छा, एक बात और बताऊंगा मैं तुम्हें, पर बहुत आप कंफ्यूज नहीं हो तो। कांच, ध्यान आ रहा है? कैसा ठोस है? अक्रिस्टलीय ठोस। वो भी सिलिकॉन और ऑक्सीजन परमाणुओं से बना होता है, पर उसमें ध्यान हो, मैंने बताया था आपको थोड़ा सा, सिलिकॉन और ऑक्सीजन परमाणुओं से बना होता है, पर वो सिलिकॉन और ऑक्सीजन परमाणु उसमें ढंग से व्यवस्थित नहीं होते हैं जब तो वो कांच है। पर अगर सिलिकॉन और ऑक्सीजन परमाणु ढंग से व्यवस्थित है तो वो कौन है? तो वो कौन है? क्वार्ट्ज है। सिलिकॉन और ऑक्सीजन परमाणु ढंग से जुड़े हों, ढंग से व्यवस्थित हों, जब तो क्वार्ट्ज बन जाएगा।
और सिलिकॉन और ऑक्सीजन परमाणु ऊटपटांग व्यवस्थित हों, जब वो का बन जाएगा, कांच बन जाएगा। सही है। दोनों में बहुत समानता है और बहुत असमानता भी है। असमानता तो आपको दिख रही है, पेपर मैंने कहा कि कांच क्वार्ट्ज से किस प्रकार भिन्न है, तो कांच क्वार्ट्ज से कैसे भिन्न है। कांच अक्रिस्टलीय ठोस है, क्वार्ट्ज क्रिस्टलीय। अरे क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार ही तो पढ़ रहे हैं यार। क्वार्ट्ज कैसा ठोस है, क्रिस्टलीय। अच्छा, दोनों में समानता क्या है, दोनों सिलिकॉन और ऑक्सीजन परमाणुओं से बने हुए हैं। भिन्नता भी देखी, समानता भी देखी, दोनों में सिलिकॉन और ऑक्सीजन परमाणु है, सहसंयोजक बंधों से जुड़ रहे हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। व्यवस्था में अंतर है, एक में अवयवी कण ढंग से व्यवस्थित है, एक में ढंग से व्यवस्थित नहीं है। ढंग से व्यवस्थित है क्वार्ट्ज में, जो भी तो क्रिस्टलीय ठोस है, और कांच में ढंग से व्यवस्थित नहीं है। क्लियर। एक तीसरी बात, क्वार्ट्ज को कैसे कांच में रूपांतरित कर सकते हैं, ये बुक का क्वेश्चन है। क्वार्ट्ज को कैसे कांच में रूपांतरित कर सकते हैं, तो मेरा तरीका बताऊं, क्वार्ट्ज पिघला लो, पिघलाते ही तुम समझ जाएंगे, खेल हो जाएगा, अभी अभी कण गतिशील हो जाएंगे। क्वार्ट्ज पिघला लो और फिर तेजी से ठंडा करो, क्वार्ट्ज को पिघला करके शीघ्रता से ठंडा करें। तो जब तेजी से ठंडा करेगो ना, तो अभी कण ढंग से व्यवस्थित ना हो पाएंगे। पिघला लियो क्वार्ट्ज, तेजी से ठंडा कर रहा हो मतलब आप वापस जमा रहा हो, वापस ठोस बना रहा हो पिघला के। क्वार्ट्ज पिघला के तेजी से ठंडा कर रहा हो तो वापस बार ठोस में कन्वर्ट कर रहा हो, पर जब तू अब पिघला के तेजी से ठंडा करेगो तो वहां में जो सिलिकॉन और ऑक्सीजन परमाणु वे ढंग से व्यवस्थित नहीं हो पाएंगे, और ढंग से नहीं व्यवस्थित हो पाएंगे तो क्वार्ट्ज कैसे किसमें रूपांतरित हो जाएगा, कांच में। तो अब एक क्वेश्चन है, उसको ढंग से सुन लो, हालांकि मैं लिखा दूंगा कॉपी में, कि कांच क्वार्ट्ज से किस प्रकार भिन्न है, या क्वार्ट्ज कांच से किस प्रकार भिन्न है, या मैं तो आप बता ही दोगे कि क्वार्ट्ज क्रिस्टलीय ठोस है और कांच अक्रिस्टल। किस प्रकार क्वार्ट्ज को कांच में रूपांतरित कर सकते हैं, बुक का क्वेश्चन है आपका, एनसीईआरटी का। क्वार्ट्ज को किस प्रकार कांच में रूपांतरित कर सकते हैं, क्वार्ट्ज को पिघलाकर तेजी से ठंडा करने पर क्वार्ट्ज कांच में रूपांतरित हो जाएगा। क्यों हो जाएगा समझिए, जब पिघला करके तेजी से ठंडा करोगे, एकदम जमाओगे वाह, तो बाकी अवयवी कण ढंग से व्यवस्थित नहीं हो पाएंगे, क्वार्ट्ज के अवयवी कण ढंग से व्यवस्थित नहीं हो पाएंगे, तो क्वार्ट्ज कांच में रूपांतरित हो जाएगा। क्लियर। एग्जाम्पल मैंने बताया आपको, यहाँ तक याद रखना है। फिर एक बार पूछ लेता हूँ एग्जाम्पल, आयनिक ठोसों के एग्जाम्पल आपको याद रह जाएंगे, सभी लवण और धातु ऑक्साइड, कोई सा भी धातु ऑक्साइड आ जाए। धात्विक ठोस के एग्जाम्पल आपको याद रह जाएंगे, नाम से याद रहेंगे, सभी धातु। सहसंयोजक ठोस एग्जाम्पलों की कोई कमी नहीं, भरमार है। हीरा, ग्रेफाइट, बोरॉन, नाइट्राइड, सिलिकॉन कार्बाइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। ठीक है। सिलिका, क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज पर अपन ने विशेष चर्चा की है। अब देख, तीन अलग अलग पदार्थ हो गए, तीनों एक जैसे दिखें, क्वार्ट्ज, कांच और एक शीशा। शीशा पीबी धातु, शीशा धात्विक ठोस, क्वार्ट्ज सहसंयोजक ठोस, सिलिकॉन और ऑक्सीजन परमाणु से बना है। सही है। शीशा धातु है, धात्विक ठोस है शीशा। पीबी परमाणु, पीबी लेड धातु। सही है। और अब आयो एक चीज और बोली ना मैंने, भूल को कौन सी, कांच। वो कैसे हो गए, अक्रिस्टलीय ठोस, रबर, कांच, प्लास्टिक। ध्यान आ गए को, तीनों में लड़का ने कंफ्यूज कर रहे हो एग्जामिनर जब क्वेश्चन दे, तो तीनों में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तीनों ने एक संग दे दे, बम आवे ना जब छांटो, छांटों में कांच भी मिले, छांटों में क्वार्ट्ज भी मिले और शीशा भी मिले। अब लड़का वहां फिर घूम जाए, क्वार्ट्ज गए सहसंयोजक ठोस में, कांच गयो
अक्रिस्टलीय ठोस में, और शीशा गया धात्विक ठोस में, धातु है। क्लियर। अच्छा, अब एक लास्ट और बच रहे दिखे यार, कौन से? आणविक ठोस। इसके एग्जाम्पल बताने हैं क्या? पर इसका एग्जाम्पल को मैंने कहा था पीछे चर्चा करेंगे, टॉपिक ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। मेरी बात सुनो। आणविक ठोस में आपको भी तो ये याद बताया मैंने कि इनमें अवयवी कण कौन होते हैं? अणु, और उनके बीच में बंद होते हैं वैन डर वाल्स बंद या हाइड्रोजन बंद, और ये विद्युत के चालक नहीं है। अब मैं इसके एग्जाम्पल अभी नहीं बता रहा हूँ। क्यों नहीं बता रहा हूँ? क्योंकि मैं आगे आपको इन आणविक ठोसों को भी वर्गीकृत करूंगा। आणविक ठोस भी कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। तो एग्जाम्पल अभी थोड़ी बताऊंगा फिर मैं। आणविक ठोस 3 प्रकार के, उन तीनों प्रकार ने पढ़ा के उन तीनों के एग्जाम्पल बताऊंगा। यही तेरे समझ में? आणविक ठोसों को 3 भागों में बांटूंगा, फिर उन तीनों को पढ़ाऊंगा, फिर उनके एग्जाम्पल बताऊंगा। वे सब एग्जाम्पल आणविक ठोस के हो जाएंगे। नहीं आई मेरी बात समझ में? पर ये डिस्कस ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, या हमारे पहले यहाँ तक तो फ्री कर लें इन तीनों ने। नहीं आई मेरी बात समझ में? और फिर अपन आणविक ठोस ले लेंगे पर्सनल। चलो भाई, कॉपी पेन ने तैयार कर लो, बहुत देर से मौज मार रहे हो, आराम से हेडिंग डालो। क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार, इंग्लिश में भी लिख लेना लिखना चाहो तो। क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार। हाँ, तो डाल दी हेडिंग, क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार। हाँ, अब लिखना मत, एक बार फिर कहता हूँ। ये वर्गीकरण मैंने किस आधार पर किया है? अवयवी कणों के मध्य उपस्थित आकर्षण के बलों के आधार पर। ठीक है, तो लिखो इसमें डैश करके, अवयवी कणों के मध्य उपस्थित, अवयवी कणों के मध्य उपस्थित आकर्षण के बलों के आधार पर, आकर्षण के बलों के आधार पर आकर्षण के बलों के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस निम्न 4 प्रकार के हैं। निम्न 4 प्रकार के हैं। नंबर 1, आयनिक ठोस। आयनिक सॉलिड, आयनिक ठोस डाल दिया। अच्छा, अब रुक जाओ, फिर लिखा दूंगा ऐसे जैसे समझाए। इनमें अवयवी कण धनायन व ऋणायन, अवयवी कणों के मध्य आयनिक बंध, धनायन व ऋणायन के मध्य। फिजिक्स में बोला तो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, विद्युत के चालक नहीं होते, पर पिघली अवस्था में गतिशील आयनों होने के कारण ये विद्युत के क्या होते हैं? चालक। ध्यान है का? आयनिक ठोस विद्युत के चालक नहीं है, क्योंकि इनमें अवयवी कण धनायन ऋणायन तो हैं, पर वे गतिशील नहीं है, पिघली अवस्था में होंगे। इसके एग्जाम्पल सभी लवण, धातु ऑक्साइड आदि। ठीक है, लिखो लिखो, इन ठोसों में अवयवी कण, इन ठोसों में अवयवी कण, इन ठोसों में अवयवी कण धनायन व ऋणायन होते हैं। धनायन व ऋणायन होते हैं। जिनके मध्य आयनिक बंध उपस्थित होते हैं, जिनके मध्य आयनिक बंध उपस्थित होते हैं। आयनिक बंध उपस्थित होते हैं। ठीक है,
और लिख लो आयनिक ठोस विद्युत के चालक नहीं होते हैं, विद्युत के चालक नहीं होते हैं, परंतु पिघली हुई अवस्था में, पिघली हुई अवस्था में गतिशील आयनों के कारण गतिशील आयनों के कारण ये विद्युत के चालक होते हैं, विद्युत के चालक होते हैं। ठीक है, उदाहरण एग्जाम्पल सभी लवण कोष्टक में लिख लो एक दो लवण NaCl, KCl, KCl और लिख लो एक दो K2SO4, NH4 का होल ट्वाइस SO4, अमोनियम सल्फेट आदि। K2SO4 पोटेशियम सल्फेट लवण है, क्षार KOH और अम्ल H2SO4 की क्रिया से बना है, ये आपको समझाया था। क्षार NH4OH और अम्ल H2SO4 की क्रिया से बना है आदि। लिख लिया कोष्टक में ये, और फिर कॉमा लगा दो सभी लवण में, लिख लिए कॉमा में लिख लो धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड जैसे धातु ऑक्साइड कोष्टक में लिख लो या जैसा लगा लिख लो ZNO, FeO, Cu2O ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं आदि। लिख लिए ZNO, FeO, Cu2O आदि। ठीक है, अच्छा नंबर 2 डालो धात्विक ठोस, धात्विक ठोस लिख लिया। लिखो इसमें, लिखो इन ठोसों में धनायन इलेक्ट्रॉनों से घिरे होते हैं, धनायन इलेक्ट्रॉनों से घिरे होते हैं, इलेक्ट्रॉनों से घिरे होते हैं। लिख लिया, धनायन किससे घिरे होते हैं? इलेक्ट्रॉनों से। आगे लिखो, इनमें धात्विक बंध उपस्थित होते हैं, धात्विक बंध उपस्थित होते हैं, धात्विक बंध उपस्थित होते हैं। और लिख लो, ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण विद्युत के चालक होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण विद्युत के चालक होते हैं, विद्युत के चालक होते हैं। उदाहरण लिख लो, सभी धातु, धातु में लिख लो Al, Zn, Na आदि। अब एक मिनट रुको और जाना।
लिख लो। जब उसके बाद लिख ली, मिश्र धातु आ जाए तो है, मान लो उसने एग्जाम्पल दे दिया पीतल, और आपसे कहे कि बताओ ये किस प्रकार का ठोस है, किस प्रकार का क्रिस्टलीय ठोस है, तो मिश्र धातु नहीं जानते, नहीं जानते। दो या दो से अधिक धातुओं को मिला दें, मिक्स कर दें, है। जैसे मान लो आपने कॉपर ले ली और जिंक धातु ले ली, ये कॉपर है ये जिंक है, दोनों को एक पात्र में रख दिया और पिघला दिया, दोनों को एक संग। अब पिघला दे दिए, दोनों द्रव अवस्था में जाएंगी और मिक्स हो जाएंगी। वैसे तो मिलेंगी नहीं, तो सोच रहे हो ठोस में मिल जाए। कॉपर और जिंक दोनों धातुओं को एक संग एक बर्तन में गर्म किया, पिघलाया, पिघलाते ही ये दोनों ही, अब इनके दोनों के विकर्ण गतिशील हो जाएंगे ना, पिघलाते ही आपस में एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे, और मिक्स होने के बाद बन जाएगी एक मिश्र धातु। तो दो या दो से अधिक धातुओं को मिक्स करें, पिघला करके मिक्स करें, तो बनेगी कौन? मिश्र धातु। सही है। तो मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातुओं से बनती है। अब धातुओं से ही तो बनती है, तो मिश्र धातु भी तो धात्विक ठोस होगी। सही है। तो कई बार वो कंफ्यूज करता है, लड़के के सामने केवल धातु देता है तो लड़का तुरंत टिक कर देता है कि ये धात्विक ठोस है, पर कहीं मिश्र धातु दे दे। अब जैसे पीतल है, पीतल कॉपर और जिंक की मिश्र धातु है, 60-40 अनुपात में, कॉपर 60% और जिंक 40%। समझ गए होंगे, 60 ग्राम कॉपर 40 ग्राम की जिंक मिक्स किया, तो कॉपर और जिंक की मिश्र धातु है पीतल। अब पूछे पीतल कैसा ठोस है? कोई भी मिश्र धातु आपके सामने दे तो वो भी धात्विक ठोस ही है। क्लियर? तो इसमें लिखना चाहो तो लिख लेना, सभी धातु व मिश्र धातु। मैं इसलिए बता रहा हूं कि कई बार कंफ्यूज हो जाता है लड़का और फिर आंसर नहीं दे पाता है। अरे मिश्र धातु भी तो धातु ही हैं। ठीक है। अच्छा, और नंबर 3 डाल लो, सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक ठोस क्लियर? लिखो, इन ठोसों में अवयवी कण परमाणु होते हैं। इन ठोसों में अवयवी कण परमाणु होते हैं। परमाणु होते हैं जो आपस में सहसंयोजक बंधों से जुड़े होते हैं। सहसंयोजक बंधों से जुड़े होते हैं। सहसंयोजक बंधों से जुड़े होते हैं। फिर रुक जाओ, एक बात और बताता हूं। देखो, छोटी छोटी बातें मैं बता रहा हूं, इनको ढंग से सुना करो, आपके कंसेप्ट तभी बिल्कुल ढंग से क्लियर होंगे। इसमें आयनिक बंध है, इसमें धात्विक बंध है, सहसंयोजक ठोसों में सहसंयोजक बंध है, इनमें वैन डर वाल बंध है। केवल सहसंयोजक बंध ही आकर्षण के बंध नहीं है, हैं? आयनिक बंध बनता है धनायन और ऋणायन के बीच में जो आकर्षण होता है उसको आयनिक बंध कहते हैं। धात्विक बंध धनायन और इलेक्ट्रॉन के बीच में, एक धनावेशित एक ऋणावेशित है, जो आकर्षण है वो धात्विक बंध। वैन डर वाल बंध या हाइड्रोजन बंध, अणुओं के बीच में जो आकर्षण है वो होता है या तो वैन डर वाल बंध या हाइड्रोजन बंध, पर ये कोई आकर्षण का बंध नहीं है। एक परमाणु का कक्षक दूसरे परमाणु कक्षक से जुड़ा तब बना, कोई आकर्षण को बंध थोड़ी है ही। ध्यान से देख रहे हो, मेरी बात समझ रहे? ये तो अणुओं के बीच में आकर्षण का बंध है, ये दोनों। ये धात्विक बंध धनायन व इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण है, जो वो आकर्षण है धात्विक बंध। ये तो परमाणुओं के आपस में जुड़ने से बनाए, परमाणु कक्षक जुड़े तब, आकर्षण को बंध थोड़ी है ही। परमाणु जुड़ गए आपस में, दो चीज है और उनके बीच में जो आकर्षण है वे बंध तो ये तीनों हैं। आकर्षण के बंध तो तीनों हैं। आयनिक बंध बारीकी पकड़ना,
धात्विक बंध और वान डर वाल बंध, ये तो आकर्षण के बंध हैं। पर ये तो सहसंयोग बंध तो कक्षकों के जुड़ने से बना है, दो परमाणु के कक्षक आपस में जुड़े तब बना है, ये कोई आकर्षण का बॉन्ड नहीं है। सही है का? तो इनमें ध्यान से देखो, एक बंध ऐसा है सहसंयोजक बंध जो आकर्षण का बंध नहीं है। समझे मेरी बात? समझ में आई का? चलो, तो अपन कहाँ तक लिख रहे थे? अवयवी कण परमाणु होते हैं जिनके मध्य, कहाँ तक लिखा है? अवयवी कण परमाणु होते हैं जिनके मध्य, जो आपस में सहसंयोजक बंध से जुड़े होते हैं। और लिख लो, लिखो, ये ठोस विद्युत के चालक नहीं होते हैं, ये ठोस विद्युत के चालक नहीं होते हैं। इसके अब एग्जाम्पल लिखो। एक मिनट रुको, एग्जाम्पल्स पहले कुछ बातें और देखो, बातें बढ़ाता जा रहा हूं मैं आपके नॉलेज के लिए, एग्जाम्पल बाद में लिखना। सहसंयोजक ठोसों को एक नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। किस नाम से भी जानते हैं इन्हें? इनका एक नया नाम और बताया मैंने, सहसंयोजक ठोसों को नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। बात ऐसा हुई, का मतलब है नेटवर्क का मतलब होता है जाल, और यहां पर जाल होगा, जाल। एक परमाणु दूसरे परमाणु से जुड़ा हुआ, दूसरा परमाणु तीसरे परमाणु से, ऐसे जाल बन जाएगा, पूरा जाल। समझ रहे हैं का? अरे परमाणुओं के कक्षक जुड़ रहे हैं ना, सहसंयोजक बंध थे तब परमाणु आपस में टाइट कस के नहीं, आपस में जुड़ के जाल बना लेंगे पूरा। समझ रहे हो मेरी बात है? तो इनको क्या बोलते हैं? नेटवर्क ठोस। ऐसा कह सकता हूं मैंने, इनमें सहसंयोजक बंधों का जाल होता है। और सिंपल कहूं तो परमाणु ऐसे समझ लेना, परमाणु के कक्षक आपस में जुड़े तो इसको जाल मान ले, ये मैं बीच में बना रहा हूँ जो है ना कक्ष, तो ये सहसंयोजक बंध है, तो सहसंयोजक बंधों का इनमें क्या होगा? जाल। ऐसे समझ ले, ऐसे ना आ रही समझ में, तो सहसंयोजक बंधों का एक जाल होगा पूरे में। इन्हें क्या बोल रहे हैं? नेटवर्क ठोस, जाल वाले ठोस। सही है का? और इनमें तो आकर्षण को बंध ही बंध है थोड़ी, और इनमें बात समझ, और इनमें तो आकर्षण है, या में बन रहे हैं जॉइंट, ऐसे पूरे सब अवयवी कण परमाणु आपस में जॉइंट हुए पड़े हैं, बंधन थे, सहसंयोजक बंध थे। और इनमें तो आकर्षण है, बीच में हवा हवा है। समझ रहे हैं ना? एक तरह से आकर्षण ही तो है उनमें, यहाँ पर तो बंध बन गया। तो अपन सिंपल याद रखें, इन्हें किस नाम से भी जानते हैं? नेटवर्क ठोस, क्योंकि इनमें सहसंयोजक बंधों का जाल होता है। सही है? तो यह लाइन है, और ध्यान लिख लो इसे। चलो लिखो, सहसंयोजक ठोसों में सहसंयोजक बंधों का जाल होता है, सहसंयोजक बंधों का जाल होता है, अतः इन्हें नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। रुक जाओ, एक बात और बताता हूं। ये तो हो गया, इन्हें नेटवर्क ठोस कहते हैं। अत्यधिक कठोर होंगे, रुक जाना, रुक जाओ, कब तक लिखोगे? अत्यधिक कठोर होंगे, अत्यधिक कठोर। बंध अंत उलझे पड़े हैं हमें सब, और बंध भी कौन सा है? सहसंयोजक बंध, और आपस में सब फंसे पड़े हैं, कोई आकर्षण को बंध तो है ही ना। ये अत्यधिक कठोर होंगे, उच्च गलनांक होगा। अरे यार, जब बंध ही मजबूती से आपस में जुड़े पड़े हैं सब परमाणु, तो गलनांक पिघलाने के लिए ताप का चाहिए ज़्यादा, पिघलेगा तब जब बंध टूटा है। अब आपस में जकड़े पड़े हैं सब जाल में, परमाणु आपस में जॉइंट हैं सहसंयोजक बंधों से, तो इनका गलनांक भी अत्यधिक उच्च होगा, अत्यधिक कठोर। हीरा दुनिया का कठोरतम पदार्थ माना जाता है। हालांकि इसमें एक अपवाद है, आपको दिखे तो कौन? ग्रेफाइट। पर इसकी चर्चा भी करूंगा मैं, पर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ग्रेफाइट के बारे में भी आपको बताऊंगा, ठीक है ना? पर अभी ये ध्यान रखें, ग्रेफाइट छोड़ दे, बाकी सब अन्य देख ले, नेक देर का आंख बंद करके
ये सब अत्यधिक कठोर हैं और सभी विद्युत के कुचालक हैं, अत्यधिक कठोर हैं और इनका गलनांक क्या होता है? उच्च। देख लो इसमें, देखो ग्रेफाइट के अतिरिक्त सभी सहसंयोजक ठोस अत्यधिक कठोर व उच्च गलनांक वाले होते हैं। उच्च गलनांक वाले होते हैं, अत्यधिक कठोर व उच्च गलनांक वाले होते हैं। अब इसको उदाहरण लिख लो। बहुत बात बताई मैंने हमें। उदाहरण लिखो, हीरा, ग्रेफाइट, हीरा ग्रेफाइट। अब मैं बोल रहा हूं ऐसे लिखना, बोरोन नाइट्राइड कोष्टक में Bn, बोरोन नाइट्राइड कोष्टक में Bn, लिख लिया। सिलिकॉन कार्बाइड लिख लोगे कि मैं लिखूं? सिलिकॉन कार्बाइड कोष्टक में SiC, एल्यूमिनियम नाइट्राइड कोष्टक में AlN, एल्यूमिनियम नाइट्राइड कोष्टक में AlN। सिलिका कोष्टक में SiO2। क्वार्ट्ज, ठीक है, क्लियर, आदि। अब अगला डालो नंबर 4, आणविक ठोस। लिखो, यहां तक तो लिखा दूं। देखो, इन ठोसों में अवयवी कण अणु होते हैं, अवयवी कण अणु होते हैं। ठीक है, है लिखो, इन ठोसों में अणुओं के मध्य वांडरवाल बंध या हाइड्रोजन बंध उपस्थित होते हैं। या हाइड्रोजन बंध उपस्थित होते हैं। पूरा लिख लियो, H बॉन्ड लिख के रखें। हाइड्रोजन बंध उपस्थित होते हैं। और लिख लो, ये ठोस भी विद्युत के चालक नहीं होते हैं। ये ठोस भी विद्युत के चालक नहीं होते हैं। लिख लिया, ये ठोस भी विद्युत के चालक नहीं होते। अब सुनो, अब हम ये नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ दिया। इसको हम आगे क्या करेंगे? वर्गीकृत। आणविक ठोसों को कितने भागों में बांटेंगे? 3 भागों में। अगर मैं इसको समझाने लग जाता तो ये टॉपिक आज बिना लिखे रह जाता, या ये वीडियो 2-2.5 घंटे की बनती। क्लियर बात है। अगर मैं इसको समझाता और फिर वह लिखावे बैठता तो ये वीडियो 2-2.5 घंटे की, इसलिए इसको पेंडिंग छोड़ दिया है। इसको नेक्स्ट क्लास में आणविक ठोसों को हम आगे क्या करेंगे? वर्गीकृत। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें आपको। ठीक है, अब हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।